नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 के चुनावी रण में जब नतीजे सामने आए तो विपक्षी दलों ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी के सामने इस बार कई चुनौतियां आएंगी, सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। करीब एक हफ्ते तक विपक्ष के नेताओं ने खुशियां भी मनाई और बयानबाजी भी खूब की, पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, मोदी की सरकार मजबूत होती जा रही है और विपक्ष के सारे दावे फुस होते जा रहे हैं और तो और विपक्ष की मुसीबत दोगुनी होती जा रही है। दिल्ली में केजरीवाल की मुसीबत स्वाति मालीवाल ने बढ़ा दी है। स्वाति मालीवाल ने शरद पवार, राहुल गांधी समेत विपक्ष के कुछ नेताओं को चिट्ठी लिखी है, मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ट्विस्ट देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत राय महाराज के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। तो वहीं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने से मुंह छिपा रहे हैं। विपक्षी खेमे में लगातार बैठकें भी हो रही है। बैठक इस बात को लेकर है कि कैसे मोदी सरकार को आने वाले संसद के सत्र में घेरा जाए। सबसे ज्यादा चर्चा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद की हो रही है। तो कैसे विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर बढ़ चुका है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शुरुआत दिल्ली से ही करते हैं। स्वाति मालीवाल ने शरद पवार, राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं को जो चिट्ठी लिखी है, क्या राहुल गांधी वक्त देंगे, मुलाकात करेंगे? देखिए, कोई वक्त नहीं मिलने वाला स्वाति मालीवाल को और शी नोज इट वेरी वेल। लेकिन ये इसके ऊपर राजनीति ऐसी होगी कि केजरीवाल और इंडी गठबंधन के नेता मुंह छिपा नहीं पाएंगे। कारण ये अकेली इतनी ज्यादा पावरफुल लेडी है कि राज्यसभा में सारा काम को बंद करवा करके ये रोना धोना वहां शुरू कर देंगी। वो कहेंगी कि मैं तो इस सदन की माननीय सांसद हूं, मेरी पिटाई हुई है, इससे बड़ी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती, पहले इसी पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने मदद मांगी है तमाम लोगों से और मार्क करने वाली बात क्या है, वो अभी इंडी गठबंधन की ही सांसद है। तो ये जो लेटर लिखा गया है, ये कोई प्रेम पत्र नहीं है, ये लेटर बॉम्ब है। जो उसको खोलेगा बड़ाम तबाह हो जाएगा। कारण समय नहीं देंगे तो फिर ये मामला उनके खिलाफ जाएगा और समय दिया तो इंडी गठबंधन में ही फूट हो जाएगी। तो समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन चिट्ठी की टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो घेरने की कोशिश ईवीएम और तमाम चीज़ों को लेकर के की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक ऐसा हथियार आ गया है कि जिससे नेस्तो नाबूद करने की जो है वो पूरी क्षमता है इस औजार से भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो एक बड़ा अच्छा मूव है स्वाति मालीवाल का कि जिस तरीके से बाकी लोगों ने इग्नोर किया, जैसे वो अकेली पड़ गई पार्टी के अंदर, अब उन्होंने एक ऐसा खेल खेला है कि जिसमें केजरीवाल फंस गए। लेकिन स्वाति मालीवाल ने राजीव सर जो बम फोड़ा है, राहुल गांधी तक ये संदेश पहुंचा है या नहीं? क्योंकि अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, चिट्ठी को लेकर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई। स्वाति मालीवाल के लेटर पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया इतनी जल्दी आ जाए तो फिर राहुल गांधी नहीं रहेंगे, क्योंकि जब CWC की बैठक में रिजोल्यूशन पास होता है, उस पर प्रतिक्रिया देने में ये सप्ताह दर सप्ताह बिता देते हैं, तो फिर ये स्वाति मालीवाल के लेटर पर कैसे राहुल गांधी तुरंत प्रतिक्रिया दे दें? क्योंकि उनको पहले दिल्ली के जो कांग्रेस के लीडरशिप है उससे बात करनी होगी कि आगे के उनकी रणनीति क्या हो सकती है। क्या जिस तरीके से मटका फोड़ उन लोगों ने प्रदर्शन किया, उस तरीके से स्वाति मालीवाल को लेकर वो प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या इससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है? ये सारी रणनीति तो दिल्ली कांग्रेस के लीडरशिप ही तैयार करेंगे कि राहुल गांधी अगर पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं तो हम स्वाति मालीवाल के समर्थन में दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करेंगे, केजरीवाल के बंगले को घेरेंगे। ये तो दिल्ली का नेतृत्व बताएगा। उसके बाद वो अपने चारों तरफ बैठे हुए चापलूस गैंग से सहमति लेंगे। अब उसमें कोई
एक दो नहीं, कई ऐसे हैं जो केजरीवाल के प्रति सिंपैथी रखते हैं। वो लोगों ने ही दिल्ली में भ्रमित किया राहुल गांधी को कि आपके लिए जरूरी है कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में गठबंधन कीजिए आम आदमी पार्टी के साथ, क्योंकि कांग्रेस के लिए दिल्ली के अंदर गठबंधन करना कोई अच्छी पहल नहीं थी। इससे कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला नहीं था, यह पहले से ही पता था। एक भी सीटें नहीं मिली, नुकसान ही हुआ। अगर उस समय केजरीवाल के खिलाफ जितने सबूत थे, केजरीवाल के घोटाले के सबूत, कांग्रेस एग्रेसिव हुई होती तो हो सकता है कि जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, दोनों के खिलाफ जो वोटर थे, कांग्रेस के समर्थकों के साथ मिल जाते, कांग्रेस को चांदनी चौक जैसी सीटों पर फायदा हो सकता था थोड़ा ज्यादा। लेकिन अब इनके पास एक हथियार है, अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करना है तो कांग्रेस इसका इस्तेमाल कर सकती है। इस बात की चर्चा होगी। राहुल गांधी समर्थन दे भी सकते हैं, मिलने का समय दे भी सकते हैं, ये दिल्ली के नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन स्वाति मालीवाल ने सारे नेताओं को फंसा दिया है। और अब जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे कि राज्यसभा में हंगामा तो होगा और भारतीय जनता पार्टी का फुल सपोर्ट है इस मामले में कि हम महिला के अधिकारों के लिए, उनके अस्मिता इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों का खिलाफ हम किसी के समर्थन देने को तैयार हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की नेता ही क्यों ना हो। अब इंडी अलायंस का काम है, इनके महिला सांसदों का क्या रुख रहता है, वो तो प्रिविलेज मोशन की भी मांग करेगी। सांसदों का अपना विशेषाधिकार होता है और उनके साथ अगर बाहर में कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी या कोई व्यक्ति भी अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी हरकत करता है तो संसद में वो सवाल उठा सकते हैं। संसद की कमेटी के अंदर उनको बुलाया जा सकता है, समन दिया जा सकता है और उनसे पूछताछ की जा सकती है बाहरी व्यक्ति के लिए भी, जैसा कि महाराष्ट्र में भी हुआ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जब थी तो उस समय यही के भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, जिसके बाद महाराष्ट्र के डीजीपी को भी समन भेजा गया था संसद से, क्योंकि उन्होंने संसद में मामला उठाया था और विशेषाधिकार हनन का आरोप उनके खिलाफ लगाया था। तो इसलिए अब तो स्वाति मालीवाल सीधे उतर गई मैदान में अरविंद केजरीवाल के पूरे गैंग के खिलाफ। इंडी अलायंस को अब देखना होगा कि क्या वो केजरीवाल के समर्थन में बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर लेते हैं या इस मुद्दे पर स्वाति मालीवाल के साथ कम से कम सहानुभूति ही दिखाते हैं। मतलब एक बात तो साफ है कि स्वाति मालीवाल ने विपक्ष के तमाम नेताओं को फंसा दिया है। देखना होगा उनका स्टैंड क्या होता है। लेकिन सत्र में हंगामा तो होगा। आम आदमी पार्टी नीट का मुद्दा उठाएगी, जिसको लेकर आज से ही विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी भी अपनी रणनीति बना रही है, हर अलग अलग पार्टी मुद्दे लेकर आ रही है। लेकिन अभी फिलहाल सभी की निगाहें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर है। अलग अलग बैठक भी हो रही है। क्या चल रहा है विपक्ष में? देखिए, विपक्ष अननेसेसरी अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ रहा है। कारण आपका काम नेता प्रतिपक्ष तय करना है। स्पीकर कौन होगा ये सरकार का काम है, डिप्टी स्पीकर कौन होगा ये सरकार का काम है। लेकिन आप खुल्लम खुल्ला बिल्कुल बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघते हुए कह रहे हो कि सरकार चलने नहीं देंगे। एक इधर से उधर हुआ तो सरकार गिर जाएगी। आपका गठबंधन एकजुट नहीं है और आप ये कह रहे हो कि नीतीश कुमार और नायडू साहब आप ये दबाव डालो गठबंधन के अंदर, ऐसा लग रहा है कि भाई इनके गुलाम हैं। भाई आप अपना काम करो, ये अपना काम करेंगे। नीतीश कुमार की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि हम अमर्यादित राजनीति नहीं करेंगे। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, स्पीकर उनका होगा। लेकिन फिर भी इनकी जिद है, तो ज्यादा जिद करने से क्या होगा। जो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई डिप्टी स्पीकर जो दे देना, वो भी नहीं मिलेगा। अब अगर आपको चुनाव करने का ही इतना शौक है तो स्पीकर के ऊपर भी, डिप्टी स्पीकर के ऊपर चुनाव कर लो, जो जीतेगा वो बन जाएगा। आपकी मंशा देखिए, पिछली बार आपने डिप्टी स्पीकर के पोस्ट को क्यों नहीं लिया? वो खाली क्यों पड़ा रहा? उसमें आपने स्टेक क्यों नहीं किया कि भाई हमें दे दो?
वो इसमें इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें बीजेपी के पास 303 था कि कोई फायदा नहीं है, उसके पॉलिटिकिंग करने का कोई फायदा नहीं, संख्या बहुत ज़्यादा है। और अभी आपको मौका मिल रहा है कि आगे गंदगी फैलाएंगे, आगे देश को डिस्टेबलाइज करेंगे, सरकार को अनस्टेबल करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। खुल्लम खुल्ला आप ऐलान कर रहे हो कि अब हमें दे दो, नहीं मिलेगा, मिलना भी नहीं चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इनको शौक हो गया है, तो भाई स्पीकर का भी और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव ही कर ले। ये राजनीतिक मूर्खता की पराकाष्ठा है। अभी सरकार शुरू भी नहीं हुई है, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये क्या खाते पीते, किस तरह का घटिया नशा करते हैं ये लोग? क्या अभी पार्लियामेंट शुरू नहीं हुआ है और टीडीपी और जेडीयू ऐसा स्टैंड ले ले कि सरकार कमजोर है, गठबंधन के अंदर जो है वो सामंजस्य नहीं है, आपस में ही जो है पुल्स एंड प्रेशर है, ये इस तरह का संकेत को देना चाहेगा? दिक्कत क्या है? जिसका सबसे शीर्ष नेता ही इमेच्योर हो तो इसी तरह की इमेच्योर पॉलिटिक्स करेगा। बिल्कुल। और ये जो जिद्दी बच्चा की बात सर ने की राहुल गांधी, वो क्या करेंगे? नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्यों जिद पे अड़े हैं, उसमें क्या चल रहा है? और एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी सांसद अनंत राय महाजन से मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, अनंत महाराज से मुलाकात की है ममता बनर्जी ने, तो सबसे ज्यादा चिंता किसे होनी चाहिए? राहुल गांधी के खेमे में मातम का माहौल पसरा है, क्योंकि राजनाथ सिंह बैठक कर रहे हैं एनडीए की। ये विपक्ष की बैठक हो रही थी, ममता बनर्जी ने इनकी किसी भी बैठक को भाव दिया? अब तक कांग्रेस के किसी बैठक में, मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ बैठक हुई, उन्होंने सीधे कह दिया नहीं जाएंगे, हमारा काम है। लेकिन अब जो स्थितियां बदल रही है, ममता बनर्जी भी भ्रमित है और उनका भ्रम अब धीरे धीरे टूट रहा है। आगे उनको भी स्टेट गवर्नमेंट चलानी है और उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। उनके पास भी 29 सांसद है, उनको भी सरकार के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, ताकि कमिटियां, जो महत्वपूर्ण समितियां होती है, सरकार निर्धारित करेगी कि उसमें विपक्ष के किन किन पार्टियों को कितनी दी जा सके और उन कमिटियों में किन सांसदों को जगह दी जा सके। पिछली बार ऐसा किया गया था, कांग्रेस के कुछ सांसदों ने, यहां तक कि शशि थरूर को भी एक कमेटी से बाहर निकाला, टीएमसी के एक नेता को कमेटी में शामिल कर लिया। क्योंकि अगर आप बार बार बैठकों में विरोध करोगे, पास ही नहीं होने दोगे प्रोजेक्ट, तो उसके बाद आपकी जरूरत क्यों है? सरकार के पास ताकत है, उनके पास संख्या है, तो फिर कमेटियों में विपक्ष के नेताओं को रखना है। यह नहीं कहा गया है कि इन कमेटियों में इस पार्टी के ज्यादा सांसद है तो उसी को रखा जाए, विपक्ष के नेताओं को रखना है। तो कांग्रेस के पास अभी तो 98 ही है। उसके बाद अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पास है 37 सांसद है, 29 सांसद ममता बनर्जी के पास है। ममता बनर्जी अब ये सोचने लगी है कि सीधे मोदी से टकराते रहने से क्या फायदा होगा, क्योंकि अनंत महाराज कोई लोकसभा सांसद तो है नहीं, वो राज्यसभा सांसद है। ग्रेटर कूच बिहार आंदोलन चलाए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद ये नॉर्थ बंगाल की सियासत में उनका जो अहमियत रही है, एससी नेता हैं, तो वहां पर उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा डाउन कर लिया। डाउन इन द सेंस आंदोलन नहीं कर रहे कि हम बंगाल के टुकड़े करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात के लिए कहा होगा। लेकिन अब ममता बनर्जी उनके साथ मिल रही हैं। ये संदेश कहां भेज रही हैं? दिल्ली। लोकसभा सांसद के साथ किसी भारतीय जनता पार्टी को वैसे नेता के साथ मिलती जो अभी पूरी तरह से एक्टिव हैं, तो सियासत और तेज हो जाती। इसलिए उन्होंने एक संदेश दे दिया है स्पीकर के लिए, जो लड़ रहे हैं विपक्षी पार्टी के नेता, और राहुल गांधी जैसे नेता, खड़गे, ये बोल रहे हैं डिप्टी स्पीकर हमें पद मिलना चाहिए। इनको उन्होंने संदेश दिया है कि हम कोई पद की जरूरत हमें नहीं है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का रहने दो। अगर वोटिंग होगी तो हम वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे, हमारे सांसद बाहर रहेंगे, आप लोग जीत लो। ऐसे भी 293 सीटें आपके पास है, और उसमें से अगर नायडू या फिर 2-4 इधर उधर भी होते हैं, हम वॉकआउट करेंगे। आप लोग अपने चुनाव करवाइए और उसके बाद इंडी अलायंस की औकात बताते हैं, क्योंकि इसने तो चुनाव के समय भी हमारा साथ नहीं दिया। तो इसलिए ये बड़ा संकेत ममता बनर्जी ने दिया है कि आगे शायद वो वैसी पॉलिटिक्स ना करें जो अभी तक करती आई है। हो सकता है नवीन पटनायक से सीखी होंगी,
ये कोई ना कोई परिवर्तन की ओर इशारा करता है। अगर उनके मौलाना गैंग ने उनके ऊपर दबाव नहीं डाला तो हो सकता है आगे कुछ समय तक बंगाल की राजनीति में कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का समझाने धन्यवाद। के लिए। तो लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सरकार का गठन हो गया है, मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। अब 24 तारीख से लोकसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसी सत्र में सभी नवनिर्वाचित सांसद शपथ लेंगे और लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का भी चुनाव होगा। स्पीकर के चुनाव के लिए अलग अलग खेमों में लगातार बैठकें हो रही है। विपक्ष की नजर स्पीकर पद को लेकर है, पर स्पीकर पद बीजेपी के पास जाना तय है। तो वहीं दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक विपक्ष बेदम है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।